हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शोभिक और मैं आज आपके लिए लाया हूँ फिनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन क्लास। तो चलिए शुरू कर जाते हैं। देखिए, ये जो क्लास है इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, फिनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, इम्पोर्टेंस, स्कोप, फिनेंशियल फंक्शन और ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो सिलेबस है हम लोग का, इसमें क्या क्या कवर होगा, क्या क्या क्वेश्चंस कवर होंगे। देखिए, व्हाट इज फिनेंशियल मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, scope of financial management, major decisions that are taken by financial managers। ठीक है। फंक्शन, जो फंक्शन फिनेंशियल मैनेजमेंट का है, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ये आपका बीबीए, एमबीए और बीकॉम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियोस जो लोग बीबीए पढ़ रहे हैं, जो लोग एमबीए पढ़ रहे हैं और जो लोग बीकॉम कर रहे हैं, सबके लिए ही ये एप्लीकेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है आपका बिजनेस। तो बिजनेस हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं। कोई भी कैसा भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, कोई शुरू करना चाहता है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, कोई शुरू करना चाहता है पार्टनरशिप, कोई एक प्राइवेट लिमिटेड खोलना चाहता है, कोई पब्लिक लिमिटेड खोलना चाहता है, और कोई कोई एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी खोलना चाहता है। तो कोई भी फॉर्म्स हो सकता है, वो आपका बिजनेस स्टडीज में कवर किया जाएगा। तो कोई भी जो हम लोग खोलेंगे तो उसका एक नेचर होता है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग क्या बनाएंगे या कुछ सर्विस देंगे, हम लोग क्या ट्रेडिंग करेंगे। तो उसके लिए हम लोग डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग को कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगता है जो कि हम लोग आरओसी को देते हैं। आरओसी का मतलब है रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज। और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन टारगेट कस्टमर्स, हम लोग को किसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं, किसको हम लोग बेच सकते हैं। जैसे सपोज कोई बेबी पाउडर है तो वो टारगेट कस्टमर क्या है हम लोग का, जो बच्चे लोग हैं, मतलब पेरेंट्स लोग। और कोई भी, जैसा कोई बाइक खरीदना चाहता, बाइक बनाने चाहता है, तो बाइक का जो कस्टमर है, जो बाइक लवर्स है, जो लोग को बाइक चाहिए या उन लोग का ज़रूरत है। तो कोई भी कुछ भी मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, कुछ भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कोई फूड आइटम्स एफएमसीजी प्रोडक्ट्स रेडी करना चाहते हैं, साबुन हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले वो डिसीजन होता है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का बिजनेस का नेचर क्या होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कैसे मशीन में इन्वेस्ट करेंगे, कैसे आपका इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे, कैसे आपका कौन सा चीज़ में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, वो हम लोग सोचते हैं। फिर हम लोग क्या सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना का होगा। पहले तो हम लोग देखते हैं कि क्या करेंगे, पर वो करने से हम लोग को तो चलेगा नहीं, हम लोग को तो देखना पड़ेगा कि कितना में कितना पैसा लगता है। तो कि कौन सा इन्वेस्टमेंट हम लोग करेंगे, उसमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट लगता है, सब हमको फिर चेक करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद आता है स्टेज 4 में आता है आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब आपको चलाने के लिए, वो बिजनेस चलाने के लिए डे टू डे में कुछ खर्चा लगता है। जैसे आप अगर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो आपको रॉ मटेरियल्स लगेगा, आपका जो लेबर काम कर रहा है उसको पैसा देना पड़ेगा, आपका जो एम्प्लॉइज काम कर रहा है उसको पैसा देना पड़ेगा। तो बहुत सारा खर्चा, जो ट्रांसपोर्टेशन जो आएगा,
जो गुड्स आ रहा है आपके पास उसका खर्चा देना पड़ेगा। तो ये सब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है। वर्किंग कैपिटल अगर हम लोग एकदम प्लेन सीधे भाषा में हम लोग अगर बोले तो वर्किंग कैपिटल वो चीज़ है कि सपोज मेरे को मिलता है 40,000 एज अ सैलरी। सपोज मैं एक एम्प्लॉय हूँ एक कंपनी का, मुझे 40,000 सैलरी मिलता है और उसी से मैं 30,000 क्या कर दे रहा हूँ, मैं फिक्स्ड कर दे रहा हूँ, कहीं पर बैंक में रख के फिक्स्ड कर दे रहा हूँ या कहीं इन्वेस्ट कर दिया या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। बाकी मेरे पास कितना रहा 10,000। अभी 10,000 में अगर मैंने मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया तो क्या होगा, मेरा वर्किंग कैपिटल पोजीशन मतलब मेरा हार्ड कैश जो मेरे पास होना चाहिए डे टू डे लाइफ में जो खर्चा है, मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा, मेरा खाना का खर्चा, मेरा लॉजिंग का खर्चा, कपड़ा खरीदने का खर्चा, तो ये सब अगर मेरे पास नहीं रहा तो मैं डे टू डे लाइफ का जो खर्चा है तो वो देने नहीं सकूंगा, तो उस टाइम मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल भी वही चीज़ है कि मेरा डे टू डे लाइफ में जो खर्चा हो रहा है और जो मैंने इन्वेस्ट कर दिया ऑलरेडी, मतलब 30,000 मेरा सैलरी का जो इन्वेस्ट कर दिया तो वो तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, उसको मैं तो और छू नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए फिर क्या होता है कि सोर्स ऑफ फंड को हम लोग को डिटरमाइन करना पड़ता है। अभी देखिए जो बिजनेस स्टार्ट करता है उसको एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। तो एंटरप्रेन्योर के पास जो पैसा रहता है, सपोज उसके पास लिमिटेड पैसा है, उसके पास पूरा वो जो बिजनेस बिल्ड करने के लिए वो पूरा पैसा नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो बाहर का सोर्स से पैसा कंपनी में लाएगा। तो कैसे हो सकता है, जैसे कि हमको एक घर बनाना है, वो घर वो बनाने के लिए मेरे पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, सपोज 20 लाख लगेगा, मेरे पास ओनली 8 लाख है, तो 12 लाख क्या करूं, ये 12 लाख में क्या करूंगा, बैंक्स में जाऊंगा, मैं बैंक को बोलूंगा मुझे लोन देने के लिए, बैंक अपना पैसा दे देगा और इन रिटर्न क्या करेगा, मुझसे मंथली एक पैसा लेगा जिसको हम लोग ईएमआई बोलते हैं, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो ईएमआई में क्या है, उस ईएमआई में मेरा जो पैसा है, मतलब मेन जो पैसा है, मैंने जो 12 लाख लिया है वो पैसा है, प्लस एक्स्ट्रा क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, तो वो एंटरप्रेनर क्या करेगा, वो बाहर जाएगा, वो जाके वो सर्च करेगा कि मैं कैसे पैसा उठा सकता हूं। ठीक है, और एक ऑप्शन क्या है एंटरप्रेनर के पास कि शेयर कैपिटल से पैसा उठाए, मतलब अपना कंपनी का जो शेयर्स है, कंपनी इस्टेब्लिश करके उसका जो शेयर्स है मार्केट में बेच देगा और इन रिटर्न वो अपना पैसा ले लेगा। ओके, तो ऐसे वो फंड्स को रेज करता है। अभी देखिए सिर्फ फंड रेज करने से होगा नहीं, हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ फंड सस्ते में मिल रहा है, कौन सा ऑप्शन में मुझे सस्ते में मिल रहा है। अगर शेयर कैपिटल करने से मुझे सस्ते में मिल रहा है या बैंक लोन लेने से मुझे सस्ते में मिल रहा है या दूसरा कोई और ऑप्शन है जिसमें मुझे सस्ते में मिल रहा है, तो वो मुझे देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं शेयर इशू करता हूं पब्लिक को, तो पब्लिक मुझसे कुछ मांगेगी, क्या मांगेगी, पैसा, जो हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो शेयर कैपिटल अगर कोई खरीदता है तो कंपनी को उसको क्या देना पड़ता है, डिविडेंड, जो उसका प्रॉफिट से देना पड़ता है। अगर लॉस हुआ तो सवाल ही नहीं है पैसा देने का, पर अगर प्रॉफिट हुआ तो शेयर होल्डर लोग को नेट प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट जो होता है उससे पैसा देना पड़ता है, जिसको डिविडेंड बोला जाता है। फिर क्या है, फिर है बैंक लोन। बैंक लोन से जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, बैंक लोन लेने से जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो भी एक कॉस्ट हुआ। तो मुझे देखना पड़ेगा कि कौन सा चीप है। तो ये फंड रेज करने में मेरा जो खर्चा हो रहा है, ये फंड रेज करने में मैं जैसे भी अपना बिजनेस को एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ तो वो पैसा कलेक्शन करने में मुझे जितना पेमेंट करना पड़ रहा है इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ
कैपिटल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिनेंशियल मैनेजमेंट में 3 की क्वेश्चंस हम लोग को देखना पड़ता है बिजनेस के लिए। 3 एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या क्या है वो क्वेश्चन है? वेयर टू गेट द मनी फ्रॉम, कहाँ से पैसा मिलेगा, जो कि हम लोग फिनेंसिंग डिसीजन बोलते हैं। इसके बारे में और डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। वेयर टू इन्वेस्ट द मनी, कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। देखिए, पैसा हम लोग तो मार्केट से ले लिए, अभी अगर वो फ्रूटफुल जगह पे या जो जगह से हमको रिटर्न ज़्यादा आएगा वहाँ पर अगर हम लोग इन्वेस्ट नहीं किए, तो हम लोग ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में मैंने जो बताया, मतलब पैसा उठा के मैं उसको तो पैसा देना पड़ेगा, मैं जहाँ से पैसा लिया हूँ उसको तो पैसा देना ही पड़ेगा, और फिर वहां से मेरा भी पोर्शन रखना पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस करके फायदा क्या हुआ। तो वेयर टू इन्वेस्ट द मनी और हाउ मच, कितना, हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग शेयर होल्डर। इसका मतलब क्या है कि जो शेयर होल्डर है, मैंने क्या बोला, जो शेयर होल्डर है उन लोग को डिविडेंड देना पड़ता है। तो कंपनी कितना डिविडेंड देगा? पूरा नेट प्रॉफिट का जितना पैसा है उतना ही क्या डिविडेंड दे देगा? अगर दे देगा तो कंपनी क्या करेगा? ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि कंपनी अपना जो शेयर है जो लिया है उसका जो डिविडेंड देना पड़ता है वो डिसाइड करता है कि कितना देंगे, कितना अपने पास रख देंगे। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में: फिनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, मीनिंग ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। फिनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? अगर आपको सीधे सिंपल भाषा में बोले तो फिनेंस का मतलब होता है मनी, पैसा, और मैनेजमेंट का मतलब होता है कैसे उसको मैनेज करे, कैसे उसको यूज करे कि वो मुझे हाईएस्ट रिटर्न दे। सबका यही गोल रहता है कि हम कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पेरेंट्स कहीं पर पैसा रख रहे हैं, बैंक में रख रहे हैं, शेयर मार्केट में दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड में दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? कारण क्या है कि जहां पर भी दे रहे हैं वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि रिटर्न हाई हो। ठीक है, तो अभी देखिए फिनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन में क्या बोला गया है। पहले, एक्वायरिंग, फिनेंसिंग, मैनेजिंग एसेट्स टू अकॉम्प्लिश ओवरऑल गोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? पैसा उठाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। मैनेज करके क्या होगा कि बिजनेस एंटरप्राइज का जो मेन गोल है क्या, शेयर होल्डर का जो वेल्थ है, मतलब शेयर होल्डर जो लोग है, जो लोग मालिक है, शेयर होल्डर लोग क्या है, ओनर्स है, उसको मैक्सिमाइज, वेल्थ मैक्सिमाइज करना, उन लोग का वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, फिर क्या है, कम फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, एक फोरकास्टिंग भी है। फोरकास्टिंग मतलब है पहले से ही उसका पूरा फ्रेमवर्क बना लेना, पहले से ही उसका पूरा मैप बना लेना कि मुझे इस लाइन रास्ते से जाना है, ऐसे मुझे करना है, प्लानिंग कर लेना है, फिर उसके बाद उसका ऑर्गेनाइज भी करना है, और फिर उसी डायरेक्शन में चलना है कि हमको मिले, और सब में कोऑर्डिनेशन रखना है, कंट्रोल भी रखना है। ठीक है, जैसे अगर आप लोग एक घर बनाना चाहते हैं, तो घर हम लोग क्या सीधा जमीन में डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं बनाना, खोदना स्टार्ट कर देते हैं? नहीं, पहले हम लोग एक इंजीनियर, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, उन लोग को बोलते हैं सर मुझे एक एक मैप बना दीजिए। मैप बना के उसका एक रेडी होता है, एक स्ट्रक्चर रेडी होता है। स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद वहाँ का जो मिस्त्री है बात करना पड़ता है, फिर वो स्टार्ट कर देता है। तो क्या हुआ, पहले हम लोग, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग एक उसका पैसा कितना लगेगा उसका भी हिसाब करते हैं कि इतना पैसा लगेगा, कितना क्या लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना बाली लगेगा, ठीक है, कितना ब्रिक्स लगेगा। तो इस सब का चीज को हम लोग पहले से ही फोरकास्टिंग कर लेते हैं। फिर हम लोग प्लानिंग करते हैं कौन सा कहाँ होगा, कहाँ रूम होगा, कहाँ बाथरूम होगा,
कहाँ किचन होगा, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। स्टार्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज करते हैं, लेबर ओबर काम करने लग जाता है, शुरू कर देते हैं। कैसे हम लोग कॉस्ट को कमाएंगे उसको भी हम लोग सोचते हैं, अच्छी डायरेक्शन देके, कोऑर्डिनेशन रख के और कंट्रोल करके। तो हम लोग का जो पैसा है वो हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे हम लोग पैसा बचाएंगे, तो वो भी ऑल टाइम फिनेंशियल मैनेजमेंट में सोचना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए फिनेंशियल मैनेजमेंट में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, माने हम लोग दो चीज का ही यहाँ पर मैनेजमेंट करते हैं। पहला चीज क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड का मतलब क्या है कि हम लोग जो फंड ले रहे हैं वो फंड कहाँ से लेंगे, कितना सस्ता में ले सकते हैं और उसका कॉस्ट क्या है, ये सब हम लोग सोच के हम लोग फंड रेस करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग फंड ले लिए, अभी फंड को कैसे यूटिलाइज करें, कहाँ इन्वेस्ट करें जहां से हम लोग को मैक्सिमम रिटर्न मिलने वाला है। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फिनेंशियल मैनेजमेंट। अभी देखिए फंड जो हम लोग ले रहे हैं वो कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, और भी ऑप्शन है यहाँ पर मैंने 3 दिया है। इक्विटी प्रिफरेंस शेयर एक है डिवेंचर्स बॉन्ड्स और एक है बैंक लोन। तो और भी बहुत सारा है, इसके बारे में हम लोग और भी डिस्कशंस करेंगे। ये आपको अभी इस इंट्रोडक्शनरी क्लास में आपको सिर्फ जानना है कि ये ऑप्शन से हम लोग लोन या पैसा मार्केट से उठा सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए यूटिलाइज कहाँ करेंगे, मतलब पैसा ले लिया, अभी यूटिलाइज कहाँ करेंगे, फिक्स्ड एसेट में करेंगे और वर्किंग कैपिटल में करेंगे। मैंने जो एग्जांपल दिया था, मुझे सैलरी मिलता है 40,000, मैं 30,000 फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर दिया, बाकी 10,000 अपना वर्किंग कैपिटल डे टू डे काम में लगा दिया। चलिए अभी देखते हैं इंपॉर्टेंस, फिनेंशियल मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए फिनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, एक बिजनेस का अगर पैसा जो उसने लाया है मार्केट से, अगर वो पैसा फ्रूटफुली यूज नहीं हुआ, तो कंपनी अगर लॉस में चला गया तो वो पैसा कैसे देगा और खुद भी पैसा कैसे कमाएगा, कैसे उसका ग्रोथ होगा, कैसे उसका सक्सेस होगा। तो क्या बोला है, देखिए मनी इज टू एन एंटरप्राइज व्हाट ऑयल इज टू एन इंजन। मतलब जैसे इंजन को चलाने के लिए ऑयल दरकार है, वैसे कंपनी को चलाने के लिए मनी दरकार है। तो मनी को मैनेज करना ही फिनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। अब देखिए फिनेंशियल मैनेजमेंट को क्या, हम लोग को प्लानिंग करना पड़ता है। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने का आगे ही जैसे हम लोग प्लानिंग करते हैं, वैसे ही फिनेंशियल मैनेजमेंट का काम ही यही है कि पहले से प्लानिंग करना, इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, उसका फंडिंग का इंतजाम करना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि खर्चा कैसे कमाया जाए उसको मॉनिटरिंग करना, एक बजट बनाना। उसका बजट मतलब कितना में हो सकता है। तो हर चीज आगे से फोरकास्टिंग कर लेना का फिनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, अभी देखिए और क्या क्या पॉइंट्स है। टेकिंग केयर कि कहीं हम लोग ज्यादा इन्वेस्ट तो नहीं कर दिए, फिक्स्ड एसेट में ज्यादा इन्वेस्ट तो नहीं कर दिया। मैंने वो एग्जांपल में भी कहा, अगर 40,000 में 30,000 मैंने इन्वेस्ट कर दिया, क्या वो ज्यादा हो गया, मेरा क्या वर्किंग कैपिटल कमती हो गया। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है। और क्या, कितना इनफ्लो हो रहा है पैसा और कितना आउटफ्लो हो रहा है, उसका एक बैलेंस रखना। अगर आउटफ्लो ही ज्यादा हो गया, इनफ्लो कम है, तब प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो जो और क्या है, जो सेल्स है, जो सेल्स है मतलब कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो हम लोग रेडी करते हैं उसको सेल करते हैं, सेल्स से रेवेन्यू को लाना, उसका एक गोल सेट करना कि इतना हम लोग को लाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा गोल सेट नहीं होगा। ठीक है, अभी कंट्रोल करना, डे टू डे जो खर्चा है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, और लास्ट में क्या है कि टैक्स को प्लानिंग करना, एक अच्छा सा कंसल्टेंट देख के कैसे टैक्स को हम लोग एक मिनिमाइज कर सके। ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कशन करना। तो ये इंपॉर्टेंस हो गया फिनेंशियल मैनेजमेंट। अभी देखिए स्कोप, स्कोप मतलब कहाँ कहाँ फिनेंशियल मैनेजमेंट का एरियाज है।
तो देखिए यहाँ पर चार चीज बोला गया है। पहला क्या है, एक एंटरप्राइज कितना बड़ा होगा उसको डिपेंड करेगा कि क्या वो करना चाहता है। अगर कोई एक छोटा सा दुकान खोलना चाहता है उसका इन्वेस्टमेंट अलग होगा, कोई एक बड़ा इंडस्ट्री खोलना चाहता है उसका इन्वेस्टमेंट अलग होगा, और हाउ फास्ट शुड इट ग्रो, मतलब उसका ग्रोथ रेट क्या है, कितना फास्ट वो ग्रो करेगा मार्केट में, तो उसका प्लानिंग करना। ठीक है, फिर क्या है कि क्या फॉर्म में वो एसेट को होल्ड करेगा, क्या वो एसेट मतलब मेरा कुछ भी हो सकता है, मेरा कैश मेरा हाथ में जो कैश है वो भी मेरा एसेट है, मेरा फर्नीचर है, मेरा बिल्डिंग है, मेरा मशीनरी है, मेरा प्रीमाइस है, मेरा लैंड है, मेरा बिल्डिंग, सब कुछ मेरा एसेट है। तो क्या फॉर्म में वो एसेट रहना चाहिए जो कि मेरे को फायदा देगा। ठीक है, व्हाट शुड बी द कॉम्पोजिशन ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज का कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं जो पैसा उठाया हूँ मार्केट से उसका कॉम्पोजिशन क्या क्या होगा, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। और फिर लास्ट में क्या, एनालिसिस करना, प्लानिंग करना, कंट्रोल करना कि कैसे हम लोग कॉस्ट को कमाएंगे और हमको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए मैं प्रीवियसली भी डिस्कस किया फिनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन, या क्या तीन डिसीजन है जो फिनेंशियल मैनेजमेंट का एकदम पिलर्स है। ये तीन पिलर क्या है, एक है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एक है आपका फिनेंसिंग डिसीजन, एक है आपका डिविडेंड डिसीजन। ये तीन डिसीजन अगर आपका करेक्ट है, अगर एक कॉरपोरेट का ये तीन पिलर्स अगर करेक्ट है तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होगा और कंपनी का जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज होगा। ठीक है, तो देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या क्या देखना पड़ता है। देखिए कौन सा एसेट हम लोग लेंगे उसका सिलेक्शन करना। ठीक है, अभी देखिए एसेट का भी दो कैटेगरी है, जैसे मैंने बोला था फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट भी फिक्स्ड एसेट है और शॉर्ट टर्म एसेट मतलब करंट एसेट। ठीक है, अच्छा लॉन्ग टर्म एसेट कितना होना चाहिए, शॉर्ट टर्म एसेट कितना होना चाहिए, मतलब मैं एक बार में मशीनरी में, बिल्डिंग में, लैंड में, फर्नीचर में कितना इन्वेस्ट करूंगा जो कि मेरा लॉन्ग टर्म एसेट है, वो मुझे लॉन्ग टर्म तक रिटर्न देगा, मतलब मुझे सालों साल उस एसेट से मुझे इनकम आते रहेगा, वो यूज करके मैं साल पर साल, ईयर आफ्टर ईयर मैं उससे रिटर्न पा सकूंगा। पर करंट एसेट ऐसा चीज है जो कि एक साल में उसका बेनिफिट खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे मेरे पास स्टॉक है, मेरे पास मैं जो प्रोडक्ट बेचता हूँ, मेरा सपोज मैं मैगी बेचता हूँ, नूडल्स, तो नूडल्स बेचता हूँ, तो नूडल्स मेरा प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, तो नूडल्स मैंने बनाया, मेरे पास स्टॉक है, तो मैं बेच दिया, तो बेच के मैंने पैसा ले लिया। ठीक है, फिर वो कैश में आ गया मेरे पास। ठीक है, वैसे ही अगर कोई कस्टमर मुझसे सपोज उधारी में लिया, तो अभी क्या वो कस्टमर मुझे देगा पैसा, तो अगर उसका कंडीशन है कि 3 महीना का अंदर ही देना पड़ेगा, तो वो क्या हुआ, मेरा करंट एसेट हुआ। मतलब एक साल का अंदर में अगर मेरा वो पैसा मेरे पास आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट विदाउट डिमोनिशन इन वैल्यू। इसका मतलब है वैल्यू रिड्यूस नहीं हो रहा है, जो मैं पाता हूं वो ही वैल्यू मुझे मिलेगा, उसका कोई रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, और क्या होता है, अभी सपोज कंपनी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, एक बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहता है, सपोज कहीं एक बड़ा एक फैक्ट्री देना चाहता है, तो ये फैक्ट्री देने के लिए कंपनी क्या एकदम स्टार्ट कर देगा, जस्ट कंपनी को लगा कि हाँ एक फैक्ट्री खोल देना चाहिए, खोल दो, शुरू कर दो काम, नहीं ऐसा नहीं होता है। पहले उसका पूरा फोरकास्टिंग किया जाता है, उसका पूरा साल भर का कितना रिटर्न्स आएगा, वो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस होता है उसका, जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल के एक टॉपिक है जिसको
दिमाग में रखते हुए कैपिटल बजटिंग बनाया जाता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग, ये अलग से चैप्टर है आप लोग का, तो ये हम डिस्कशन करेंगे। कैपिटल बजटिंग बोल के जब चैप्टर आप लोग को सिखाएंगे और डिटेल्स में जाएंगे। फिर क्या है, बड़ा प्रोजेक्ट के लिए, बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल बजटिंग, और जो करेंट एसेट का जो मैनेजमेंट करते हैं उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जैसे कि देखिए, जो पैसा मुझे 1 साल का अंदर में ही मिल जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे करंट एसेट। जो पैसा मेरे पास है और जो पैसा मुझे 1 ही साल में मिल जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे करंट एसेट। और जो पैसा मुझे 1 साल का अंदर में ही पेमेंट कर देना पड़ेगा, सपोज कोई क्रेडिटर है, मतलब कोई आदमी है जो पैसा पाता है मुझसे, तो मैं उसको 1 साल में का अंदर में पेमेंट कर दे रहा हूँ। कोई लाइबिलिटी है मेरा, मैं 1 साल का अंदर में पेमेंट कर दूँ, तो वो हो गया करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी का जो माइनस करके जो फिगर आता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। मतलब करंट एसेट, सपोज मेरा करंट एसेट है 2 लाख, करंट लाइबिलिटी है 1 लाख, इसका मतलब मेरा वर्किंग कैपिटल कितना है, 1 लाख। मेरा 1 लाख रहेगा मेरे पास अदर काम के लिए। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या देखा जाता है, एसेट मिक्स। क्या एसेट मिक्स होना चाहता है, मैंने आगे में भी बोला कि क्या फॉर्म में एसेट रहना चाहिए, बिल्डिंग फॉर्म में, लैंड फॉर्म में, स्टॉक का फॉर्म में, या कैश का फॉर्म में, या बैंक का फॉर्म में, ये सब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में देखा जाता है। फिर देखिए, फिनेंसिंग डिसीजन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक फिनेंशियल मैनेजमेंट को, मैनेजर को देखना पड़ता है कि कहाँ से पैसा उठाए, कहाँ से पैसा उठाए, कि मेरा मेरा जो स्ट्रक्चर है, कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या है, कितना अपना फंड है और कितना बाहर से है। जो अपना फंड है उसको हम लोग इक्विटी बोलते हैं, जो लोग मालिक से मिल रहा है पैसा, और जो बाहर का फंड है मतलब उसको डेट बोलते हैं। तो मेरा डेट और इक्विटी का रेशियो कितना है, मैं ज्यादा डेट्स भी नहीं ले सकता, बाहर से ज्यादा लोन भी ले सकता, ये रिस्क हो जाता है कंपनी के लिए। तो ये रिस्क रिटर्न का जो ट्रेड ऑफ है, इसको भी माथा में रखना पड़ता है। ठीक है, इसको बोला जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर वही चीज है कि मैं अपना खुद का कितना पैसा है और बाहर से कितना पैसा उठाया गया है, इसका फिनेंसिंग नीड्स बोला जाता है। ठीक है, और क्या रिस्क को भी इवेलुएट किया जाता है कि ज्यादा रिस्क की सिचुएशन भी ना हो। जैसे कि बाहर से अगर हम लोग पैसा ज्यादा ले लिए तो रिस्क की सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा हम लोग को बाहर का आदमी लोग को पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, और क्या होता है, फिनेंसिंग डिसीजन में ये भी चेक किया जाता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का जो लेवल हो एकदम ऑप्टिमम हो, जिससे शेयर होल्डर का रिटर्न मैक्सिमाइज हो। तो हम लोग, ये भी एक चैप्टर है अलग से, कैपिटल स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं वहां पर कि कैसा होना चाहिए, कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए, जिससे कि रिटर्न ज्यादा आएगा, शेयर होल्डर लोग को रिटर्न ज्यादा आएगा। तो वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और क्या देखते हैं हम लोग कि कहाँ से लेने से चीप होगा, कहाँ से हम लोग पैसा लेने से सस्ता मिलेगा, कि हम लोग को बाद में जाके इसका जो कॉस्ट है वो कमती देना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या है, डिविडेंड डिसीजन। भी डिविडेंड डिसीजन में क्या है कि कितना पैसा, अभी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग का इनकम हो रहा है, इनकम हो रहा है, हम लोग को जितना खर्चा, हम लोग बाहर का जो जितना भी खर्चा है हम लोग दे दिए, सबको दे दिए, डायरेक्ट खर्चा दे दिए, इनडायरेक्ट खर्चा दे दिए। उसके बाद अल्टीमेटली मेरे पास कितना रहा, नेट प्रॉफिट रहा, टैक्स भी दे दिए। जो बच गया, वो लास्ट में जो पैसा बच गया वो हम लोग क्या करेंगे, अपना शेयर होल्डर में मिल बांट लेंगे। पर पूरा पैसा क्या दे देंगे, तो कुछ पैसा हम लोग रख देंगे, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स, और कुछ पैसा हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे अपना शेयर होल्डर लोग को। ठीक है, तो कितना हम लोग को रखना चाहिए, रिटेन करना चाहिए, और कितना डिविडेंड देना चाहिए, इसी को बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए कि मैं जब इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे रिटर्न चाहिए। अभी वो शेयर होल्डर का ऊपर डिपेंड करता है, क्या वो अभी लेगा
अभी सब कुछ ले लेगा ना, बाद में जाके लेगा। अभी क्या होता है, सपोज कंपनी को लगता है कि मुझे इस सिचुएशन, ऐसा एक सिचुएशन है जहां पर डिविडेंड कमती देने से और कंपनी का रिटेंशन, मतलब कंपनी में ज्यादा रिटेंशन करने में, वहां से अगर हम लोग इन्वेस्ट करें, कंपनी, सपोज कंपनी का प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज, कंपनी ने 40 रुपया बोला, मालिक लोग को बोला कि 40 रुपया आप डिविडेंड रख दीजिए, बाकी 60 रुपया हम लोग रिटेन कर रहे हैं। क्यों रिटेन कर रहे हैं? क्योंकि इसको भी हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, वहां से रिटर्न आएगा, उस रिटर्न से भी आप लोग को फिर आपका डिविडेंड मिलेगा। तो वो आशा में अगर कंपनी रिटेन किया, उस टाइम में शेयर होल्डर लोग का डिसीजन लेके एक एक मिलता है, डिसीजन होता है कि हम लोग कितना डिविडेंड देंगे, कितना रखेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पॉलिसी बोल के एक चैप्टर है जिसके और डिटेल्स में हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत 3 वेरी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कशन किए। अभी चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। तो ऑब्जेक्टिव्स में क्या है कि प्रोक्योर करना है कहाँ से, जहां पर पैसा कहाँ से लाना है, जहां पर लीस्ट कॉस्ट हो। फिर क्या, सेम चीज कहाँ पर एफिशिएंटली हम लोग यूटिलाइज कर सकेंगे, कहाँ से रिटर्न हम लोग ज्यादा मिल सकेगा, वही ऑब्जेक्टिव रहता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का सॉल्वेंसी, मतलब हम लोग क्या लिक्विडिटी, मेरा पोजीशन अच्छा है कि नहीं, मैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम अभी आया, मैं क्या वो मिटा सकता हूं कि नहीं। और क्या, ऑपरेटिंग और फिनेंशियल लीवरेज, ये दोनों एक, ये चैप्टर ही है एक लीवरेज का। ऑपरेटिंग का मतलब है मेरा फिक्स्ड एसेट्स का ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, मेरा जो फिक्स्ड एसेट है उसका ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज, खर्चा, कॉस्ट। और फिनेंशियल लीवरेज क्या है, मैं जो पैसा उठाया हूं उस पैसा का इन रिटर्न हमको कितना इंटरेस्ट या कितना डिविडेंड देना पड़ता है, उसको बोलेंगे फिनेंशियल लीवरेज। ठीक है, तो ये सब फिनेंशियल मैनेजमेंट चेक करता है। और कोई नया प्रोजेक्ट चालू करना चाहता है तो उसका डिसीजन मेकिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स यूज करके उसका डिसीजन मेकिंग भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, और कोई भी अगर चाहता है कि मेरा लाइव क्लास करना चाहता है तो आप लोग मेरा जो नंबर दिया हुआ है उसमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगा कि आपको हेल्प चाहिए तो आप डेफिनेटली उसमें कॉल करके दूसरे दूसरे टॉपिक्स में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।